हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल चौरसिया कोचिंग क्लास। मैं राम मोहन चौरसिया आज आपको अपना मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हमारा पर्यावरण उच्च प्राथमिक स्तर से संबंधित लघुत्तरीय प्रश्न बताने वाला हूं। मेरा मंतव्य है, हमारा मतलब है कि आप लोग हमारा पर्यावरण उच्च स्तरीय प्राथमिक स्तर से संबंधित सभी जानकारी जो इस पुस्तक में है वो आपको पहुंचाना है। क्योंकि जब हम टेट, सीटेट, सुपर टेट, टीजीटी, पीजीटी परीक्षा देने जाते हैं तो प्रायः कहा जाता है कि जो बेसिक और जूनियर की पुस्तक है वह हमारी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत अच्छी अच्छी जानकारियाँ इसमें दी गई हैं और अधिकतर प्रश्न यहीं से बनकर आते भी हैं। तो हमारा कर्तव्य भी बनता है कि हम चाहते हैं कि जो ये हमारा पर्यावरण पुस्तक है उच्च प्राथमिक स्तर कक्षा 6 से 8 तक का, इसमें जो भी नॉलेज है, ज्ञान है, वो आपको तक पहुंचाना है। और इस पुस्तक को आप जब पढ़ लेंगे, समझिए ये वीडियो आप नहीं पढ़ रहे हैं बल्कि आप जो है हमारा पर्यावरण उच्च प्राथमिक स्तर का ये पुस्तक पढ़ रहे हैं, ठीक है। और आप इस पुस्तक को पढ़ रहे हैं तो अब चूँकि आप कभी कभी होता है कि पुस्तक नहीं मिलता है तो बच्चे कहते हैं कि अगर कहीं से मिल जाता तो ठीक था, तो नहीं मिल पाता है, या मिल भी पाता है तो समय नहीं मिलता है कि उसको हम पढ़ सकें, जो अच्छे अच्छे प्रश्न हैं उसको छांट सकें। तो हमारे कहने का मतलब यह है कि मैंने उस प्रश्नों का एक सीरीज़ बना करके आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है, जो बहुत ही अच्छा है। अगर हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, हमारे बेल आइकन को प्रेस करना अवश्य भूलें। और भी संबंधित हम जो है जो पाठ से संबंधित, जैसे आपका हिंदी साहित्य का आदिकालीन इतिहास, राजभाषा और राष्ट्रभाषा में अंतर, उसके बाद जो है वर्णमाला से संबंधित जो है उच्चारण और प्रयत्न के आधार पर अल्पघोष, महाघोष और जो है महाप्राण, घोष, सारे संबंधित मैंने बताया है। उसके बाद मैंने माहेश्वर सूत्र से संबंधित जो है वीडियो बहुत ही सुंदर बनाया, जो आपको 6 लाइन में पूरा माहेश्वर सूत्र याद हो जाएगा। इसके बाद मैं जो है पर्यावरण वाला पढ़ा रहा हूँ क्योंकि जो परीक्षा में बहुत ही उपयोगी है। तो अगर हमारा चैनल आपको अच्छा लगे, हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा होगा रेड कलर में, इसको जब आप टच करेंगे तो 3 घंटी दिखाई देगी। तो ऊपर की जो घंटी है उसमें आल लिखा होगा, इसको जब आप टच करेंगे तो ये काला हो जाएगा, ब्लैक हो जाएगा, तो हमारा चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और इस मेरे जो भी वीडियो मैं बनाऊंगा महत्वपूर्ण वीडियो वो आप तक सर्वप्रथम पहुंचेगा। तो ज़्यादा समय न लेते हुए मैं जो अपना वीडियो स्टार्ट करता हूँ। यह जो है पर्यावरण अध्ययन का मतलब कक्षा, हमारा पर्यावरण का जो उच्च प्राथमिक स्तर का, यह जो है आपका दूसरा वीडियो है। क्योंकि वीडियो बड़ा हो जा रहा था तो इस कारण मैंने ये जो है यह दूसरा वीडियो मैं बना रहा हूँ, ठीक है। जो पहला वीडियो था उसमें 1 से लेकर 35 प्रश्न है और दूसरा जो मैं बना रहा हूँ यह 36 से लेकर के आपका 55 प्रश्न है। मतलब 20 प्रश्नों का शरीर ये है और 35 प्रश्नों का शरीर वो था, ठीक है। तो आगे हम बढ़ते हैं। ठोस अपशिष्ट पदार्थों को निस्तारण में भूमि भरण से क्या तात्पर्य है। एक नया शब्द आ गया, भूमि भरण, ठीक है। तो भूमि भरण से क्या तात्पर्य प्रश्न आता है। तो ठोस अपशिष्ट, अपशिष्ट मतलब कचरा, मतलब ठोस जो कचरा है, पदार्थ हैं, उनके निस्तारण में भूमि भरण से क्या तात्पर्य है, इसका क्या उपयोगिता है। तो इसमें क्या है, इसमें बस्ती से दूर बंजर या अनुपयोगी भूमि में अपशिष्ट को डालकर, अपशिष्ट मतलब कचरा को डालकर पतली तहों मतलब पतली तहों मतलब स्तर में फेंक दिया, मतलब उसको जो फैलाया जाता है तो मोटा नहीं फैलाया जाता, मतलब पतला फैलाया जाता है। कहाँ फैलाता है, जो बस्ती से दूर, जहाँ हम लोग रहते हैं जिस गाँव में, उस गाँव से दूर बंजर भूमि पर, जो हाँ अनुपयोगी भूमि होती है, जहाँ पर मतलब उर्वरा शक्ति नहीं होती, पैदावार नहीं होती है, वहाँ पर हम जो है जो ठोस अपशिष्ट हैं उनको क्या करते हैं, मिट्टी में डाल देते हैं और पतले तह में डाल देते हैं, ठीक है, में फेंक दिया जाता है तथा मिट्टी से दबा दिया जाता है। उसके बाद उसके ऊपर एक मिट्टी से हम लोग क्या करते हैं, लेपिंग कर देते हैं, दबा देते हैं। आजकल इन कूड़े कचरों का प्रयोग गड्ढों को भरने में किया जाता है। तो आजकल जो यह प्रयोग है, पुराना जो है परंपरा है, रीति रिवाज था, इस तरह चला रहा था, लेकिन आजकल इन कूड़े कचरों का प्रयोग गड्ढों को भरने में किया जाए। जैसे आप देखते होंगे सड़क पर जो है सड़क बन रहा है और सड़क के नीचे गड्ढा है, तो क्या होता है, जो शहर मतलब जो शहर के कचरे होते हैं उसको एक मशीन आता है, उस मशीन को क्या करता है, वो भरता है, जो बहुत बदबू करता है, बहुत जो है दुर्गंध पैदा करता है। उसको जो है हम लोग वहाँ खड़ा नहीं हो पाएंगे शहरों में, जो
होता है कचरा, उस ठोस और तरल और गैसीय अवस्था में होता है। गैसीय अवस्था में मतलब ठोस और तरल अवस्था में होता है, और उसको जो है क्या करता है, वो मशीन अपना भरता है। भरने के बाद जो है सड़क के किनारे जो गड्ढे हैं उसको उसमें डाल देता है। ठीक है, तो आजकल इन कूड़े कचरों का प्रयोग गड्ढों को भरने में किया जाता है। यह विधि सस्ती एवं उपयोगी है, किंतु सही ढंग से अपशिष्ट का निस्तारण नहीं करने से दुर्गंध फैलती है। क्योंकि वहाँ जहाँ आप देखते हैं सड़क के किनारों फेंक दिया जाता है, उसका सही तरह से हम उसको तोपते नहीं हैं, ढकते नहीं हैं, जिससे उसमें से क्या आता है, दुर्गंध आता है, जिससे हमारे स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। यह पुरानी और उपयोगी विधि है। पुरानी तो है, उपयोगी भी है, लेकिन हमको क्या करना चाहिए, उसको सही तरीके से उस कूड़े कचरे को डालने के बाद जो ठोस अवस्था में है, तरल अवस्था में है, उसको डालने के बाद बहुत बढ़िया ऊपर जो है उसको ढक देना चाहिए। लेकिन लोग ढकते नहीं हैं, गलती करते हैं। तो इसी को जो है भूमि भरण, भूमि मतलब ज़मीन और भरण मतलब उसको भरना। ठीक है, तो जो भूमि मतलब भरण मतलब गड्ढा को भरना। इस भूमि भरण से क्या निकलेगा कि गड्ढे को भरना। आप अपने दिमाग में सेट कर सकते हैं। उसी से संबंधित एक प्रश्न आता है, कंपोस्टिंग की क्या उपयोगिता है। कंपोस्टिंग की क्या उपयोगिता है, इसका क्या मतलब है, तो मैंने बताने का प्रयास किया है कि जैविक कचरा मतलब जो जीवों से, मतलब हमसे और हमारे अन्य जीवधारियों से, और इससे पशु पक्षी के मलमूत्र हुआ और तमाम चीज़ हुआ, साग सब्जी हुआ, तो जो उससे कचरा उत्पन्न होता है, जैविक कचरा जैसे फलों एवं सब्जियों के छिलके, जानवरों के मलमूत्र, सूखी पत्तियां एवं डालियां आदि को गड्ढे में दबाकर मिट्टी से ढक दिया जाता है। ये अपशिष्ट 2 या 3 माह में गलकर जैविक खाद में बदल जाते हैं। तो ये पहले की तरह ही है, लेकिन क्या होता है कि इसको जो है 2-3 माह के लिए मिट्टी से ढक दिया जाता है, इन अपशिष्टों को, जो एक जैविक खाद में बदल जाते हैं। इस प्रक्रिया को कंपोस्टिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, कंपोस्टिंग। क्या कहते हैं, कंपोस्टिंग कहते हैं। इस तरह से बनी खाद का उपयोग बगीचे या खेतों में कर सकते हैं। इस तरह का प्रयोग आप जो है बगीचे में या खेतों में भी कर सकते हैं। कंपोस्टिंग पुनः चक्रण करने का सबसे अच्छा तरीका है। इससे 2 फायदे हैं। कंपोस्टिंग कौन प्रक्रिया है, पुनः चक्रण की प्रक्रिया है। पुनः चक्रण मतलब क्या होता है, उससे फिर खाद बन जाता है। ठीक है, कंपोस्टिंग पुनः चक्रण करने का सबसे अच्छा तरीका है। इससे 2 फायदे हैं। पहला, जैविक खाद की प्राप्ति, फिर हमको क्या होता है, जैविक खाद की प्राप्ति होती है, और दूसरा कचरों का निपटारा। इससे हमारे 2 फायदे हैं। इसी को कंपोस्टिंग कहते हैं। अस्पतालों में लाल रंग का कूड़ेदान क्यों प्रयोग किया जाता है। जो अस्पताल हैं उन अस्पतालों में लाल रंग का जो कूड़ेदान क्यों प्रयोग किया जाता है। प्रश्न आ सकता है कि अस्पताल में लाल रंग का कूड़ेदान क्यों प्रयोग किया जाता है। जो कचरा न गलने वाला होता है उसे लाल रंग के कूड़ेदान में पुनः चक्रण के लिए अस्पतालों में रखा जाता है। कबाड़ी को अपशिष्ट देना भी पुनः चक्रण में आता है। जैसे मान लीजिए कि सिरिंज है, बैंडेड है, तो ये सारी चीज़ जो हैं क्या करते हैं, हम जो है लाल रंग के कचरे में डालते हैं, जिससे उसको कबाड़ी वाला आए या उसको कबाड़ी में दे दिया जाता है, फिर उसका जो है पुनः चक्रण हो जाता है। मतलब वह पुनः कंपनी में जाता है, कंपनी जो है उसको गला करके फिर उसी से संबंधित और भी वस्तुओं का नया निर्माण कर देती है। तो क्या हो गया, पुनः चक्रण हो गया, और जो है अपशिष्टों का निवारण और निस्तारण भी हो गया। ठीक है, तो जो कचरा न गलने वाला होता है उसे लाल रंग के कूड़ेदान में पुनः चक्रण के लिए अस्पतालों में रखा जाता है। कबाड़ी को अपशिष्ट देना भी पुनः चक्रण में आता है। प्रश्न आता है कि कबाड़ी को अपना घर के कचरा देना किस प्रक्रिया के अंतर्गत आता है, तो पुनः चक्रण की प्रक्रिया में आता है, निस्तारण से संबंधित। फिर दे रहा है, प्रकृति में जल कितने रूपों में मिलता है। जो हमारी प्रकृति है, नेचर है, उसमें जल कितने रूपों में मिलता है। मैंने इसमें कई पाठों का जो है 4-5 पाठों का मैंने इसमें संयोजन कर लिया है, और 4-5 पाठ और बचा हुआ है, उसका भी मैं अलग वीडियो बना दूंगा। तो प्रकृति में जल के कितने रूप में मिलता है, तो 3 रूप में मिलता है। एक ठोस और एक द्रव, एक गैस के रूप में मिलता है। ठोस में क्या है, पहाड़ों में जमी बर्फ़ जल का ठोस का रूप कारण है। जो पहाड़ों पर बर्फ़ जमी है, मतलब ग्लेशियर जो हमारे हैं, वो जो है ठोस रूप में जो है जल का रूप है। द्रव पानी नदियों, तालाबों, झरनों, समुद्रों आदि में बहता पानी जल का द्रव रूप है। द्रव मतलब तरल रूप है। ठीक है। गैस जो भाप है, वायुमंडल में उपस्थित जल वाष्प का जल का गैसीय रूप है। जो हमारा वायुमंडल है उसमें उपस्थित जो जल वाष्प की किरणें हैं या कणें हैं, उन कणों का जल का गैसीय रूप के रूप में विद्यमान है। जलमंडल किसे कहते हैं,
पृथ्वी पर जल के भंडार को जलमंडल कहते हैं। जो पृथ्वी पर जल का भंडार है, जैसे चाहे जिस रूप में हुआ हो, जैसे मान लीजिए आपका हो गया नदियाँ, तालाब, झरना, समुद्र, महासागर, ठीक है, या ग्लेशियर, ये सारे जो भी मतलब हैं वो जलमंडल के अंतर्गत आते हैं। जलमंडल किसे कहते हैं? पृथ्वी पर जल के भंडार को जलमंडल कहते हैं। पृथ्वी पर उपस्थित जल का कितना प्रतिशत खारे समुद्री जल के रूप में है? जो हमारा जलमंडल है उसमें कितना प्रतिशत भाग जो है खारे समुद्र के रूप में है? तो 97%, 97%। हिमनद और ध्रुवीय बर्फ, हिमनद मतलब हिम मतलब बर्फ से निकलने वाली नदियाँ, और ध्रुवीय बर्फ चोटियों में कुल जल का कितना प्रतिशत है? तो जो हिमनद है मतलब ग्लेशियर हैं, और जो ध्रुवीय बर्फ है चोटियों में है, जैसे उत्तरी ध्रुव पर, दक्षिणी ध्रुव पर, अंटार्कटिका और आर्कटिक ध्रुवों पर, यह जो है पूरे जल का जो है 2.4% है। शेष नदियों, झीलों और तालाबों में कुल जल का कितना प्रतिशत जल पाया जाता है? तो शेष जो है जल बचे, नदी बची, झील बची, तालाब बची, इनमें जो है कितना प्रतिशत जल है? 0.6%, 0.6। अब सोचिए कि कितना जो है जल हुआ। ये नदियाँ पूरे देश, पूरे पृथ्वी की जितनी भी नदियाँ हैं, झील हैं, तालाब हैं, यह जो है पूरी जो है जलों के भंडार का मात्र जो है 0.6% हैं, जबकि हिमनद और ध्रुवीय बर्फ चोटियों में कुल मिलाकर जो है 2.4% हैं, और खारे पानी का जो समुद्र है या खारा पानी जो पूरी पृथ्वी पर है वो 97% है। ठीक है। पृथ्वी पर जल के कितने स्रोत हैं? तो पृथ्वी पर जल के 3 स्रोत हैं। पहला है धरातली स्रोत, जो मतलब पृथ्वी के ऊपर चलता है। उसके बाद भूमिगत स्रोत जो ज़मीन के नीचे है, और हिमनद। धरातली स्रोत के अंतर्गत आपका आ जाएगा तालाब, झरना, नदी, नाले, और भूमिगत स्रोत के अंदर आपका ज़मीन के नीचे की जो स्रोत है, जिससे हैंडपाइप से पानी, कुआं से पानी निकलता है, और हिमनद मतलब ग्लेशियर। भूमिगत जल से क्या तात्पर्य है? धरातल पर पाए जाने वाला जल, धरातल पर पाए जाने वाला जो जल है वो रिस कर भूमि के नीचे एकत्रित हो जाता है। वो रिस कर मतलब धीरे धीरे कहाँ चला जाता है? धरती के नीचे चला जाता है। इससे ही भूमिगत जल कहते हैं। यह जल अधिक शुद्ध होता है। क्या होता है? यह जल बहुत शुद्ध होता है। इस जल को कुओं, हैंडपंपों, नलकूपों आदि द्वारा प्राप्त किया जाता है। ठीक है। तो भूमि भरण आपने सुना, मैंने उसको पढ़ाया। भूमि भरण क्या होता है? गड्ढों में जो है कचरा को निस्तारित करना। उसी तरह जल पुनर्भरण कहलाता है। उसी प्रकार एक दूसरा प्रश्न है जल पुनर्भरण। जल पुनर, यहाँ पुन और रे ऊपर हो जाएगा, जल पुनर्भरण मतलब रिचार्ज कहलाता है। क्या होता है? तो वर्षा के जल को तालाबों, झीलों, बांधों या खेतों में रोककर भूजल स्तर को बढ़ाया जाता है। वर्षा जल को संचयन विधि है। जो जल वर्षा का जल है उसको संचयन मतलब इकट्ठा करने की जो विधि है वही जल पुनर्भरण कहलाता है। उदाहरण के लिए जैसे जो वर्षा वाला पानी है वो तालाबों, झीलों, बांधों और खेतों में बहते हुए जो है नष्ट हो जाता है, या नदियों का पानी समुद्र में जाकर गिर जाता है। लेकिन अगर उसको हम जो है रोक करके मतलब खेतों में हम मेड़बंदी कर दें, या जो है नदियों के पानी का जो है विद्युत बनाने के लिए उसको जो है बांध बना दें, और भी कई प्रयास करके अगर हम उसको रोकते हैं तो यही जो है जल संचयन की जो यह विधि है वही जो है जल पुनर्भरण कहलाता है, जिसको रिचार्ज भी कहते हैं। फिर दे रहा है जल के बिना मनुष्य कितना दिन जीवित रह सकता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि अगर हम पानी नहीं पिए तो कितने दिन अधिक से अधिक जी सकते हैं? तो जल के बिना मनुष्य जो है अधिक से अधिक जो है 6 दिन जी सकता है। मनुष्य के भार का कितना प्रतिशत भाग जल है? तो मनुष्य का जो भार है मतलब 100 किलो अगर है, मनुष्य के भार का कितना प्रतिशत भाग जल है? तो मान लीजिए मनुष्य का भार 100 किलो है तो उसमें 70% जो है मतलब 70 किलो समझिए क्या है? जल है। क्या है? जल है। 70% में 1% जल की कमी होने पर क्या प्रभाव पड़ता है? अगर 70% जल है तो उसमें 1% अगर कमी आ जाती है मतलब 69% हो जाए तो क्या प्रभाव पड़ता है? प्यास लग जाती है। हमको क्या लगती है? प्यास लगने लगती है। मतलब 1% मात्र कम होने से हमको प्यास का आभास हो जाता है। 70% में 5% जल की कमी होने पर क्या
दुष्प्रभाव पड़ता है। तो 70% में अगर 5% कम होगा, मतलब अगर 65% हो गया तो त्वचा सिकुड़ने लगती है हमारी, मुंह व जीभ सिकुड़ने लगता है। तो हमारी त्वचाएं क्या होती है, सिकुड़ने लगती हैं, मुंह और जीभ क्या होता है, सिकुड़ने लगता है। 70 में अगर 15% जल कम होने पर क्या प्रभाव पड़ता है। अगर 70 में से 15% जो है जल कम हो जाए तो क्या प्रभाव पड़ता है, मतलब 55% अगर जल हो जाए हमारे शरीर में तो क्या प्रभाव पड़ता है, निर्जली के कारण मृत्यु हो सकती है। निर्जली का मतलब जल न पीने के कारण जो है हमारी क्या हो सकती है, मृत्यु तक हो सकती है। यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको जानना आवश्यक था, इसलिए नाते मैंने बता दिया है। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व जल दिवस जो है 22 मार्च को हर साल मनाया जाता है। इसका एक ट्रिक है कि 2-2 बूंद माँ चाय के बाद पानी पिलाती है। मतलब जब हम चाय पीते हैं तो चाय के बाद हमको जो हमारी माता है वो 2-2 बूंद जो है चाय के बाद जो है पानी पिलाती है। ठीक है, तो 2-2 बूंद मतलब 2-2 हो गया, 2-2 बूंद का मतलब 2 और 2 हो गया। और चाय का मतलब माँ कौन पिलाती है, चाय माँ पिलाती है। और क्या पिलाती है, चाय पिलाती है। ठीक है, चाय के बाद पानी पिलाती है। चाय के बाद तो माँ चाय से हो गया मार्च, माँ चाय से क्या हो गया, मार्च। उदाहरण के लिए मैं फिर से आपको बता दूं, जैसे लिखा है विश्व जल दिवस, तो जो विश्व जल दिवस है 2 बूंद है। ठीक है, अब इसको 2 बूंद कौन पिलाती है, माँ जो है कब पिलाती है, चाय पीने के बाद पानी पिलाती है, के बाद क्या पिलाती है, पानी पिलाती है। ठीक है, तो 2-2 बूंद मतलब हो जाएगा 2-2 और माँ और चाय, यहाँ माँ चाय से हो जाएगा मार्च, कौन महीना हो जाएगा, मार्च। ठीक है, और क्या पिलाती है, पानी, पानी मतलब जल। तो आपका जो हो जाएगा सूत्र या ट्रिक 2-2 बूंद मार्च मतलब हो जाएगा 22 मार्च को जल दिवस है, विश्व जल दिवस है। ठीक है, भारत की जल नीति किस सन में बनी और कब घोषणा हुई, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो भारत की जल नीति सन 1987 ईस्वी में बनाई गई और 2002 में राष्ट्रीय जल नीति की घोषणा की गई। यह कब बना, भारत की जल नीति 1987 में बना और इसका घोषणा जो है 2002 में हुआ। और उसी के आधार लेकर के राष्ट्रीय जल नीति का आधार पर उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य जल नीति बनाई। क्या बनाई, राष्ट्रीय जल नीति बनाई। राष्ट्रीय जल नीति में जल को कैसा संसाधन माना गया, राष्ट्रीय जल नीति में जल को कैसा संसाधन माना गया है, तो जल को बहुमूल्य और दुर्लभ राष्ट्रीय संसाधन माना गया है। क्या माना गया है, जल को दुर्लभ और बहुमूल्य राष्ट्रीय संसाधन माना गया है। राष्ट्रीय जल नीति में किसकी प्राथमिकता दी गई है, राष्ट्रीय जल नीति में घरेलू आवश्यकताओं और पीने की पानी की आपूर्ति को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। किसको दी गई है, घरेलू आवश्यकताओं और पीने के पानी को जो है को आपूर्ति करना, पहुंचाना जो है सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। तो ठीक है, तो मैंने इसको जो है आपको बताया और बाकी चीज़ इसमें मैं बता दे रहा हूँ जो बहुत महत्वपूर्ण है, आपको बताना ज़रूरी है। यहाँ देखिए लिखा है वायुमंडल का महत्व, क्या लिखा है, वायुमंडल का महत्व। वायुमंडल के संगठन में कई गैस, इसमें कई प्रश्न है जिस नाते मैं इसको सोच रहा हूँ कि पढ़ा दूँ। वायुमंडल के संगठन में कई गैसों का मिश्रण होता है जिसमें नाइट्रोजन कितना है 78%, ऑक्सीजन कितना है 21%, आर्गन जो है 0.93% और कार्बन डाइऑक्साइड है 0.03%। ठीक है, तो पूरे हमारे वायुमंडल में कितने प्रतिशत जो है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन है 78% और ऑक्सीजन की मात्रा 21% और आर्गन की जो मात्रा है 0.93 और कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है 0.03% है। इसके अतिरिक्त अन्य गैसें बहुत कम मात्रा में पाई जाती हैं। गैसों के अलावा वायुमंडल में जल वाष्प, धूलकण आदि भी पाए जाते हैं। पृथ्वी और वायुमंडल की ऊष्मा का प्रधान स्रोत क्या है, पृथ्वी और वायुमंडल की जो ऊष्मा का प्रधान स्रोत क्या है, सूर्य है। वायुमंडल से होकर सूर्य की किरणें आसानी से पृथ्वी पर पहुंच जाती हैं जिसमें पृथ्वी गर्म हो जाती है और फिर वायुमंडल को गर्म करती हैं। वायुमंडल की इसी विशेषता के कारण पृथ्वी पर जल चक्र, वायु चक्र, ऑक्सीजन कार्बन चक्र आदि स्वतः चलते रहते हैं। हमारे पृथ्वी के चारों तरफ अगर वायुमंडल का यह घेरा न होता तो ये चक्र न चलते तथा पृथ्वी का ऐसा स्वरूप न होता।
ठीक है। इसी से संबंधित आपको हम जानकारी देना चाहते हैं कि श्वसन जीवन का मुख्य क्रिया है, इसके बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। श्वसन क्रिया में जीव वायु से ऑक्सीजन का उपयोग कर कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता। प्रश्न आता है कि मनुष्य किस गैस को लेता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड को जो है श्वसन से बाहर निकालता है और ऑक्सीजन गैस को श्वसन क्रिया के में लेता है। मतलब श्वसन क्रिया में जीव वायु से ऑक्सीजन का उपयोग करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है। इसी प्रकार जल में रहने वाले सभी जीव भी जल में घुली हुई ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। प्रश्न आता है कि जो जल में रहने वाले जीव हैं वो कैसे ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं, तो जल में जो घुली हुई ऑक्सीजन होती है उसको वो ग्रहण करते हैं। अतः ऑक्सीजन जीवों के लिए महत्वपूर्ण है। इसके अलावा ऑक्सीजन ईंधन को जलाने में भी प्रयुक्त होता है। प्रश्न आता है कि ईंधन को जलाने में कौन सा गैस की आवश्यकता पड़ती है, तो ये जो है ऑक्सीजन गैस की आवश्यकता पड़ती है। वायु का 1/5 भाग आग को जलाने में सहायक होता है। ठीक है, तो जो पूरा वायुमंडल है उसका 1/5 भाग जो है आग को जलाने में सहायक होता है। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं थोड़ा चीज़, महत्वपूर्ण चीज़ हम आपको बताते चले जा रहे हैं जिससे कि आपको जानकारी हो। देखिए इसमें दिया है पौधे का नाम, उपयोगी भाग, औषधीय गुण। ठीक है, तो नीम जो है का कौन सा प्रयोग अधिकतर होता है, पत्ती जो रक्त शोधक होता है। क्या होता है, रक्त शोधक होता है, त्वचा रोगों के उपचार में काम में आता है। ठीक है, इसबगोल क्या होता है, यह बीज है, इसकी एक भूसी होती है जो पेचिश व कब्ज ठीक करने में सहायक होती है। सिनकोना का ये क्या होता है, छाल होता है जो मलेरिया का दवा का काम में आता है। जामुन क्या है, बीजों का चूर्ण है जो मधुमेह में लाभदायक है। यूकेलिप्टिस का तेल होता है जो जुकाम की औषधि में काम करता है। मुलेठी क्या होता है, मुलेठी का जड़ प्रयोग करते हैं जो गले की खराश में लाभदायक होता है। फिर इसी से संबंधित मैं प्रश्न दे रहा हूँ जो परीक्षा में अक्सर पूछा जाता, मैं किताबों से ही दिखा दे रहा हूँ जिससे कि आपको समझने में आसानी हो। ठीक है, तो देखिए लिखा है वन्य जीव अभ्यारण्य एवं राष्ट्रीय उद्यान स्थान। ठीक है, तो देखिए लिखा है पेरियार अभ्यारण्य, यह जो कहाँ पर है, इडुक्की केरल में है। चंद्रप्रभा अरण्य का है, चंदौली में, च से चंद्रप्रभा और च से चंदौली, ये क्या है, उत्तर प्रदेश में है। मानस जो है कहाँ पर है, असम में है। ठीक है, मानस में देखिए जो है मैं और से आया है, मानस ने हटा दीजिए तो माँ से क्या बचा, मास, और मैं प्याक मात्रा हटा दीजिए तो हो जाएगा सम। ठीक है, तो सम हो जाएगा, सम से जो है मानस जो है कहाँ है, असम में है। जल्दापारा अभ्यारण्य आपका क्या है, पश्चिम बंगाल में है। जल्दापारा अभ्यारण्य कहाँ है, पश्चिम बंगाल में है। जलदारा मतलब होता है कि समझिए जल जो है कहाँ पर है, बंगाल की खाड़ी में है। कहाँ है, बंगाल की खाड़ी में जल अधिक है, तो यह कहाँ हो जाएगा, जल से संबंधित एक ही आ रहा है, जल्दापारा। तो यह जल्दापारा क्या है, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल क्या है, एक खाड़ी है जो जलों का समूह है, तो यह आपका हो जाएगा पश्चिम बंगाल। कान्हा अभ्यारण्य एवं बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, ये आपका मध्य प्रदेश में है। कान्हा जो है अक्सर कहाँ बैठते हैं, जो है मध्य में बैठते हैं, बीच में बैठते हैं, और वो जो है पूरे अपने क्रियाकलापों से बाल लीला और रासलीला से सबको बांधे रहते हैं। तो ये कहाँ है, मध्य प्रदेश, ये बीच में बैठे हैं कृष्ण भगवान, और वो जो है मध्य प्रदेश में है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान क्या है, कर्नाटक। तो जो है नाटक जो है बांदी नाटक जो है एक बांदी है, वो जो है क्या कर रही है, नाटक कर रही है। बांदी मतलब एक जो है पात्र है, वो जो क्या कर रहा है, नाटक कर रही है, तो कर्नाटक हो गया। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, उत्तराखंड में है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ, लखीमपुर पीलीभीत उत्तर प्रदेश में है। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ, गुजरात है। गिर और गैसे गुजरात में है। केवलादेव सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, राजस्थान में है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ, उत्तराखंड में है। और समीम अली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ, जम्मू में। चूँकि सलीम अली मतलब ये थोड़ा उर्दू भाषा का शब्द है, तो ये आपका जम्मू कश्मीर से संबंधित है। महावीर स्वामी वन्य जीव विहार, ये कहाँ है, ललितपुर में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर लिखा है लुप्त प्रजातियों का प्रजनन केंद्र कुकरैल वन लखनऊ में 1984 और 85 में स्थापित किया गया। इस जानकारी के लिए आपको बता दे रहा हूँ। वन्य जीव के संरक्षण संबंधी कार्यक्रम, राष्ट्रीय चंबल वन्य जीव विहार योजना उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त योजना है जो मगर व घड़ियाल के संरक्षण
हेतु शुरू की गई है। प्रश्न होता है कि मगर और घड़ियाल की संरक्षण हेतु कौन है, तो राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव विहार और मध्य प्रदेश तथा राजस्थान की संयुक्त योजना है। ये जो राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव विहार है ये उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त योजना है। घड़ियाल प्रजनन केंद्र 2 हैं, एक कुकरेल वन लखनऊ में और दूसरा है कतरनिया घाट वन्यजीव विहार बहराइच में। फिर है प्रोजेक्ट एलिफेंट, 1992 में भारत सरकार द्वारा कुछ राज्यों में यह प्रोजेक्ट शुरू किया जिसमें उत्तर प्रदेश राज्य भी शामिल। प्रोजेक्ट एलिफेंट जो है आता है ये 1992 में भारत सरकार द्वारा कुछ राज्यों में प्रोजेक्ट शुरू किया है जिसमें उत्तर प्रदेश राज्य भी शामिल है। फिर दे रहा है एलिफेंट रिसर्च बिजनौर व सहारनपुर जिले के अन्य क्षेत्र में निर्माणाधीन है। तो एलिफेंट रिजर्व जो है बिजनौर और सहारनपुर जिलों में वन्य क्षेत्र में निर्माणाधीन है। इटावा के फिशर वन में बब्बर शेर प्रजनन केंद्र और लायन सफारी पार्क का निर्माण किया जा रहा है। इटावा के फिशर वन में बब्बर शेर की प्रजनन केंद्र और लायन सफारी पार्क का निर्माण किया जा रहा है। भारत का पहला नाइट सफारी पार्क रात्रि वन्यजीव पार्क ग्रेटर नोएडा में निर्माणाधीन है। इको डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसका उद्देश्य संरक्षित वन क्षेत्रों के निकटवर्ती क्षेत्रों में वन उपज का विकास करना है। फिर सामाजिक वानिकी योजना ऑपरेशन ग्रीन योजना, प्रदेश में वृक्षारोपण के प्रोत्साहन एवं संवर्धन के लिए 1 जुलाई 2001 से योजना शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य प्रदेश में हरित क्षेत्र का विस्तार एवं वनों या उद्यानों का उन्नयन करना है। वन महोत्सव 1992 से देश के साथ साथ प्रदेश में भी 1 जुलाई से 7 जुलाई तक मनाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि वन महोत्सव कब से स्टार्ट हुआ है, 1952 से स्टार्ट हुआ है, जो देश के साथ साथ प्रदेशों में हर प्रदेशों में 1 जुलाई से 7 जुलाई तक मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश वानिकी परियोजना विश्व बैंक की सहायता से 19 मार्च 1998 में शुरू की गई है। तो ये सब महत्वपूर्ण प्रश्न थे, जानकारियाँ थी, ये आपको हम इस वीडियो में देना चाहते हैं जिससे यह भी वीडियो बहुत महत्वपूर्ण हो जाए। इस नाते जो मैंने इसको आपको इस वीडियो को और भी महत्वपूर्ण बनाने के लिए ये जानकारी दिया। तो ठीक है, इसके आगे जो भी मतलब बचेगा इस पुस्तक का हमारा पर्यावरण से संबंधित जो 2-4 पार्ट हैं उसको भी मैं ये वीडियो में बनाने का प्रयास करूंगा जिससे आप सभी को हमारा पर्यावरण से संबंधित उच्च प्राथमिक स्तर वीडियो आप तक सीधे पहुंच जाए। धन्यवाद।